हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्वलस नॉलेज। यूलर मोमेंटम इक्वेशन स्ट्रीमलाइन के अलोंग और बर्नौलीज थ्योरम। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम वेलोसिटी प्रोफाइल देखेंगे जब फ्लूइड फ्लैट प्लेट के ऊपर मूव करता है। लेट अस सपोज फ्लूइड, दिस इज फ्लैट प्लेट एंड फ्लूइड इज मूविंग ओवर दिस फ्लैट प्लेट। ओके, जब फ्लूइड फ्लैट प्लेट के ऊपर मूव करता है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होता है। ओके, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सॉलिड सरफेस के साथ जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है और वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये ज़ीरो होती है टू सेटिस्फाई नो स्लिप कंडीशन। ओके, और यहाँ पे एक रीजन बनता है जिसे हम कहते हैं बाउंड्री लेयर रीजन, और दूसरा रीजन बनता है जहाँ पे वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट होती है। इस वाले ऊपर वाले रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फ्लो कैसा होता है, रोटेशनल फ्लो, और ऊपर फ्लो कैसा होता है, इरोटेशनल फ्लो। यहाँ पे विस्कोसिटी होती है, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी होती है, पर यहाँ पे नहीं होती बिकॉज हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लगभग कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो शियर फोर्स ज़ीरो होगा, शियर फोर्स ज़ीरो, विस्कोसिटी भी ज़ीरो होगी इस ऊपर वाले रीजन में, और नीचे वाले रीजन में विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे डी यू एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे डी यू एग्जिस्ट, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। डी यू मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, वो एग्जिस्ट करता है। तो इस रीजन के लिए हम कौन सी इक्वेशन पढ़ते हैं, डैट इज़ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। रोटेशनल फ्लो के लिए, इस रीजन के लिए फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी भी हम लेते हैं, और रोटेशनल फ्लो के लिए हम कौन सी इक्वेशन पढ़ते हैं, डैट इज़ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन हर जगह वैलिड है। और फॉर इरोटेशनल फ्लो वी स्टडी यूलर मोमेंटम इक्वेशन। इसके लिए हम यूलर मोमेंटम इक्वेशन पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर फ्लूइड मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, फ्लूइड किसी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स कितनी होगी उस डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डेट नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन की फोर्स देखनी है तो एक्सेलरेशन भी हम एक्स डायरेक्शन का देखेंगे। तो ये जो फोर्स होती है, इनर्शियल फोर्स जो होती है, ये किसके बराबर होती है, ये होती है ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स प्लस टर्बुलेंस फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। इन सब फोर्सेस को हम ऐड करेंगे तब ये फोर्स आएगी। जब फ्लूइड मूव करता है किसी डायरेक्शन में, उसमें कौन कौन सी फोर्स लगती है, एक तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगी, दूसरा प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगी, तीसरा अगर विस्कोसिटी होगी तो उसकी वजह से फोर्स आएगी, और अगर पानी में टर्बुलेंस होगा तब भी फोर्स आएगी, और कंप्रेसिबिलिटी की वजह, अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है तो उसकी वजह से भी फोर्स आती है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाती है, एडिशन ऑफ दीज 5 फोर्सेस। एफ एक्स कितना हो जाता है, इन सबको ऐड करते हैं। अगर हम एफ सी मीन्स फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, एफ टी फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, एंड एफ वी फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी मीन्स विस्कस फोर्स, इन तीनों को नेग्लेक्ट कर दें तो कौन सी इक्वेशन आती है, डेट इज यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन। देख लो, टोटल फोर्स किसके बराबर होगी, ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स मीन्स यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन में हम सिर्फ ग्रेविटी मीन्स ड्यू टू सेल्फ वेट जो फोर्स लगती है, एंड ड्यू टू प्रेशर जो फोर्स लगती है, उसको हम स्टडी करते हैं। और ये किसके लिए वैलिड है, कौन से रीजन के लिए, रोटेशनल फ्लो, और विस्कोसिटी यहाँ पे ज़ीरो होगी, विस्कस फोर्स भी ज़ीरो होगी। ओके, तो अब इसको हम स्टडी करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज एनी आर्बिट्रेरी स्ट्रीमलाइन। मैंने एक कोई भी स्ट्रीमलाइन ड्रॉ की यहाँ पे। ओके, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन इज एस डायरेक्शन, लेट अस सपोज डायरेक्शन इज एस डायरेक्शन, एंड जब फ्लूइड मूव करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेट अस सपोज इट फ्लूइड इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन एस डायरेक्शन, एंड एक्सेलरेशन इज as, एक्सेलरेशन भी होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो एक्सेलरेशन as, वेलोसिटी v, एंड डायरेक्शन इज s. if I take small element and zoom out this element and study forces in this element, then let us suppose this is our element, this angle is theta, therefore this angle is also थीटा। लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस स्मॉल एलिमेंट को मैंने लिया, एक्सट्रीम लाइन पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, बहुत छोटा सा पॉइंट लिया, और उसको जूम करके स्टडी किया। उसमें जो फोर्सेस लग रही होगी उसको हम स्टडी करेंगे। तो फोर्स कौन सी लग रही होगी, प्रेशर फोर्स, क्योंकि हमने प्रेशर फोर्स कंसीडर करनी है। लेट अस सपोज दिस एरिया इज
small area, that is dA, and this length is ds, length of this small element is ds, d means small, and area भी small होगा तो da होगा। तो इस एरिया में जो फोर्स लग रही होगी, अगर हम फोर्स को एनालाइज करेंगे हम, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर लेट अस कंसीडर हियर प्रेशर इज P, एरिया इज dA, तो फोर्स कितनी हो जाएगी P इंटू dA, एंड हियर प्रेशर इज according to Taylor series, pressure is P plus curl P by curl S ds into dA as per टेलर्स सीरीज। अब क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, ds कट जाएगा, आ जाएगा क्या P प्लस dP इंटू dA। ये तो प्रेशर फोर्स देख लिया हमने। अब हमने दूसरा क्या देखना, ग्रेविटी फोर्स मीन सेल्फ वेट, उसका सेल्फ वेट भी तो नीचे एक्ट करेगा। इस एलिमेंट में हमने फोर्सेस स्टडी की, तो फोर्स ऊपर को पी डी ए लग रही है, नीचे पी प्लस डी पी इंटू डी ए लग रही है। और ये देख लो, इसका जो एलिमेंट है वो वर्टिकल लगेगा, नॉर्मल लगेगा, वो कितना होगा डी एम डॉट जी, डी एम डॉट जी, डी एम डॉट जी, क्योंकि यहाँ पे एंगल थे इंक्लाइंड है, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा। तो इसका कंपोनेंट यहाँ आएगा, तो कौन सा आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। और अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ, ये वाला पोर्शन अलग से ड्रॉ करूँ, दिस लेंथ इज डी एस, दिस इज डी एस, लेट अस सपोज दिस नॉर्मल डिस्टेंस इज डी जेड। यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल दूँ, तो साइन थीटा इज पी अपॉन एच मीन्स डी जेड अपॉन डी एस, डी जेड इज डी एस साइन थीटा। अब हम यहाँ पे मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है, नेट फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, नेट फोर्स। और एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस टेम्पोरल एक्सेलरेशन, जो हमने पढ़ा है पहले। तो ए एक्सेलरेशन इन एस डायरेक्शन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन है, एस डायरेक्शन है। वेलोसिटी कितनी है, वी, कर्ल वी अपॉन कर्ल एस, प्लस टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सा होता है, दैट इज टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा एस डायरेक्शन में, दिस इज एक्सेलरेशन इन एस डायरेक्शन, दैट इज ए एस। अब हम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है। हमें पता है ये जो फोर्स है कौन सी फोर्स होती है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। मास मीन्स हम मास एलिमेंट का क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट है तो डीएम लेंगे। तो नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, नेट फोर्स होगी पी डी ए लग रही है, पी डी ए प्लस ऊपर को लग रही है प्लस, माइनस पी प्लस डी पी इंटू डी ए, नीचे लग रही है तो माइनस, और नीचे कौन सी लग रही है, डी एम, ये भी माइनस में आएगी बिकॉज इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, डी एम डॉट जी साइन ऑफ थीटा। ये किसके बराबर है, थ्री फोर्सेस है, प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। ये होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ए इन एक्स एस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। नाउ पी डी ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस डी पी डी ए माइनस डी एम डॉट जी। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है इसका, डी एस, इसका एरिया डी एस है, हाइट कितना है, एरिया डी ए है, डी ए है, और हाइट कितनी है, डी एस है। तो मैं लिख सकता हूँ जो मास होगा एलिमेंट का वो क्या होगा, रो डी ए डी एस। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ रो डी ए डी एस जी साइन थीटा इज इक्वल टू डी एम की जगह में फिर से रो डी ए ds, and acceleration is v curl v by curl s plus curl v by curl t, convective acceleration plus temporal acceleration. Now da is cancel out, and if I take this value in right hand side, then this equation become plus
Okay, this equation become this. Now ds sin theta is equal to dz. Now I can rewrite this equation as rho g, यहाँ पे dz equal to 0. Now because compressibility, फोर्स ड्यू टू compressibility हमने नेग्लेक्ट किया है, मतलब compressible फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. फ्लूइड क्या होगा यहाँ पे, इनकम्प्रेसिबल होगा. अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो रो कांस्टेंट होगा. अगर रो कांस्टेंट होगा तो मैं रो को, अगर रो कांस्टेंट होगा तो मैं रो को, इस इक्वेशन को रो से डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रो. तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी डी अपॉन रो प्लस डी एस वी कर्ल वी अपॉन कर्ल एस प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल टी प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी और ये बन जाएगी यूलर मोमेंटम इक्वेशन अलोंग अ स्ट्रीम लाइन. दिस इक्वेशन इज यूलर मोमेंटम इक्वेशन अलोंग अ स्ट्रीम लाइन. यूलर मोमेंटम इक्वेशन अलोंग अ स्ट्रीम लाइन. और यहाँ पे assumption क्या क्या यूज हुई है, फ्लूइड इज incompressible means flow force due to compressibility is neglected here and viscous force is also neglected. Flow is irrotational flow. अब अगर स्टडी फ्लो हो जाए, लेट अस सपोज, और एक एजम्पशन लगाता हूँ मैं, स्टडी फ्लो क्या होता है, जब फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो. मींस टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, मतलब कर्ल वी बाय कर्ल टी क्या हो जाएगा, 0. अगर फ्लो स्टडी होगा तो कर्ल वी बाय कर्ल टी 0 हो जाएगा. और अब क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो फंक्शन थी किसका, एस डायरेक्शन का और टाइम का. अब अगर फ्लो स्टडी है तो टाइम के साथ इसका रिलेशन नहीं है. मीन्स नाउ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ ओनली एस डायरेक्शन. एस डायरेक्शन मीन्स अब जो है एक ही डायरेक्शन में सारा फ्लो हो रहा है. अब एक ही डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, इसीलिए कर्ल बन जाएगा डी. मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव अब हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव, और डी यहाँ पे मैं डी लिखूँगा, ये 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी. नाउ assumption is curl v by curl t is equal to 0 and velocity is function of s only. It means flow is steady and if we put value of this equation is Euler momentum equation, then equation becomes dp upon rho plus ds v curl v upon curl s plus curl v upon curl t plus g dz is equal to 0. Now this becomes 0 because of steady flow, and because velocity is function of s only, therefore this curl become d and ds to ds cancel. Now equation become dp upon rho plus v dv plus g dz is equal to 0. This is Euler momentum equation along a straight line for steady flow. This is also Euler momentum equation along a streamline for steady flow. Now if I integrate this equation, then what happens, this is integration of dp upon rho plus v dv v square upon 2 plus g z is equals to 0 के इंटीग्रेशन that is constant हो जाएगी. अब if flow is incompressible, then rho is constant. If this rho is constant, then integration become p upon rho plus v square upon 2 plus gz is equals to constant. If rho is constant and I divide this, I multiply rho both side, left hand side and right hand side, then this equation reduced to p plus half rho v square plus rho gz is equals to constant. Now this is Bernoulli's equation. This equation is
Bernoulli's equation. This become Bernoulli's equation. Now what is meaning of this equation? इस इक्वेशन का क्या मतलब है? ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग, तो उस किसी भी पॉइंट में अगर हम चेक करें तो उसमें जो एनर्जी का सम होगा, उसमें जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कौन सी टर्म है, मैं हर एक टर्म को डिकोड करके लिखता हूँ। ये जो होगी, ये होगी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ये होगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर फ्लूइड मूव कर रहा है स्ट्रीम लाइन के अलोंग और हम किसी पॉइंट में चेक करें तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का समीशन होगा, वो कांस्टेंट होगा। मतलब किसी भी स्ट्रीम लाइन के ऊपर अगर हम दो पॉइंट चेक करेंगे, उनमें जो एनर्जी का समीशन होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का समीशन होगा, वो कांस्टेंट होगा थ्योरेटिकली। ना हम देखते हैं किस तरह से ये आया। प्रेशर एनर्जी होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एंड अपॉन वॉल्यूम करूँगा तो क्या आ जाएगा, P। तो दिस इज प्रेशर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। नाउ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय v, देन मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, दिस बिकम हाफ रो v²। देख लो, दिस बिकम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgz, potential energy mg into height, that is z. If I divide this equation by volume, then m upon v become rho g z, that is density, rho g z. देख लो, summation of potential energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential and pressure energy per unit volume remains constant. This equation is known as Bernoulli's equation. And what is assumption used here? Assumption is flow is along a streamline. First assumption is flow is along a streamline, and second assumption is viscous force is zero. Flow is along a streamline and viscous force is zero, and this equation is valid for steady flow because here assumption is applied that flow is steady. ये किसके लिए valid है? अगर flow steady होगा और incompressible होगा। हमने रो यहाँ पे डिवाइड किया था रो से, बिकॉज रो इज कांस्टेंट, मीन्स फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल होता है तब रो कांस्टेंट होता है। नाउ हम बर्नौलीज थ्योरम को कैसे डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ एनर्जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट. दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन. If I write this equation in head form, then it is representation of energy in term of height of fluid column. Head form means एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? हाइट ऑफ फ्लूइड. किस फॉर्म में? हाइट ऑफ फ्लूइड. हाइट ऑफ फ्लूइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो उसको हम कैसे लिखते हैं? इस इक्वेशन को हेड फॉर्म में लिखना है तो मैं एनर्जी पर यूनिट वेट को कांस्टेंट रखता हूँ. हेड फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं? जो एनर्जी है पर यूनिट वेट है उसको हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट बिटवीन टू पॉइंट. लेट अस सपोज एनर्जी, प्रेशर एनर्जी. व्हाट इज प्रेशर एनर्जी? पीवी. एंड पर यूनिट वेट, वेट मीन्स मास इनटू ग्रेविटी. व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? दिस इज रो. डेंसिटी तो मैं लिख सकता हूँ P बाय रो जी, मीन्स दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, फर्स्ट कंपोनेंट. एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट. मास से मास कैंसिल हो जाएगा, v² अपॉन 2g आ जाएगा. सेकंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट. नाउ थर्ड इज this value P by rho g, प्रेशर एनर्जी इज इन हाइट फॉर्म. इन इट्स यूनिट इज मीटर. इसकी यूनिट मीटर होगी क्योंकि हमने हाइट में इसको रिप्रेजेंट किया, हमने इसको हाइट में रिप्रेजेंट किया है, ना कि न्यूटन मीटर. जूल में नहीं है, ये हाइट में इसकी यूनिट मीटर होगी. हमने हाइट देखनी है कॉलम, फ्लूइड कॉलम की. नाउ पोटेंशियल एनर्जी mg z अपॉन mg कैंसिल हो जाएगा, दैट इज z. तो अब क्या बोलूँगा? इनका जो समीशन है वो कांस्टेंट होगा. मीन्स लेट अस सपोज 2 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट की जो एनर्जी होगी टोटल P1 बाय रो जी प्लस V1² बाय 2g प्लस Z1, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, मतलब दूसरे पॉइंट के बराबर होगी. किसी स्ट्रीम लाइन के ऊपर P2 बाय रो जी प्लस V2² बाय 2g प्लस Z2. दिस इज बर्नौलीज थ्योरम इन हेड फॉर्म. ये जो
ये जो डेरिवेशन आया, ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आया, ये बर्नौलीज थ्योरम है हेड फॉर्म में। अब टोटल हेड किसके बराबर होता है? किसी भी पॉइंट का अगर हमने टोटल हेड निकालना, टोटल एनर्जी निकालनी मीटर के हेड के फॉर्म में, तो किसके बराबर होगा? प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। अब इसको मैं क्या बोलता हूँ? पी बाय रो जी इज प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाय 2g इज वेलोसिटी हेड, एंड z इज, इट इज ऑल्सो नॉन एज काइनेटिक हेड बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज नॉन एज डेटम हेड। मीन्स डेटम से उस पॉइंट तक की हाइट। अगर हम डेटम को एज्यूम कर ले तो दो पॉइंट्स के बीच में जो एनर्जी का समीशन है वो कांस्टेंट रहता है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली क्या होता है? कुछ लॉसेस होते हैं। लेट अस सपोज दिस इज स्ट्रीमलाइन, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2. I have to apply Bernoulli's equation here, or energy equation, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1. This is total energy of 0.1. ये किसके बराबर होगा? total energy of 0.2 P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. बट प्रैक्टिकली जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में वो कुछ लॉस होगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से लॉस होंगे, हो सकता है कुछ माइनर लॉसेस होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता क्योंकि कुछ लॉसेस होते हैं वो भी ऐड करने पड़ते हैं। दिस इज़ प्रैक्टिकल, बट थ्योरेटिकल हम क्या बोलते हैं? एज पर बर्नौलीज इक्वेशन, समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 2 पॉइंट, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर irrotational flow. This formula is valid for irrotational flow because here some assumption are involved in this derivation. ये rotational flow के लिए भी valid होता है, लेकिन कैसे होता है? Let us suppose this is streamline 1 2 3 for rotational flow. This is for rotational flow and streamline for irrotational flow. Here is 0.1 2 3 4. For rotational flow जो energy है 1 2 के बराबर होगी, बट 3 और 4 बराबर नहीं होगी। जो एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे उसके लिए वैलिड है फॉर रोटेशनल फ्लो, पर अगर इरोटेशनल फ्लो है तो इसमें सभी स्ट्रीम लाइन के लिए वैलिड है। मीन्स ये जो सारी एनर्जी है वो क्या होगी? सेम होगी। दिस इज़ नॉन एज बर्नौलीज इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।